बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 का थ्योरी का आखिरी आर्टिकल इलेक्ट्रो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले इन वेव्स की कैटेगरीज, इन वेव्स की टाइप्स की बात कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको हम कह रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनको हम डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जीज, विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। इनकी प्रोडक्शन की बात भी करते हैं। इनको पहले इनकी डिवीजन की बात कर लें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये तीन मेन कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर ली। सबसे पहले ये हाई एनर्जी इनविजिबल रेडिएशन, हम इनको नहीं देख सकते। इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी गैमा रेज की, उससे कम एक्स रेज और उसके बाद अल्ट्रावायलेट। ये ज्यादा एनर्जी वाली, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली और कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं। तो इस तरह ये इनका ऑर्डर इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा के मुताबिक, यानी ये हाई से लो एनर्जी में, हाई से लो फ्रीक्वेंसीज में, जबकि लो से हाई वेवलेंथ में ये चार्ट बना हुआ है। इनकी डिवीजन की गई है। तो इस तरह ये हाई एनर्जी वाली इनविजिबल रेडिएशन, जिनमें पहला नंबर गैमा रेज, फिर एक्स रेज और फिर अल्ट्रावायलेट। उसके बाद दूसरा ग्रुप है ये विजिबल रेडिएशंस, इंटरमीडिएट एनर्जी। इनकी एनर्जी इंटरमीडिएट होती है, ना इतनी ज्यादा ना इतनी कम। इनको हम देख सकते हैं। इनमें पहला वायलेट, फिर ब्लू और इस तरह रेड। दूसरे लफ्जों में ये आम वाइट लाइट जो ट्यूब से या बल्ब वगैरह से इमिट हो रही होती है। फिर तीसरा ग्रुप आ गया लो एनर्जी, ये भी इनविजिबल है, इनको हम नहीं देख सकते। इनमें इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स वगैरह ये सारी लो एनर्जी वाली इनविजिबल रेडिएशन कहलाती हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। फिर इनमें सिवाय गैमा रेज के बाकी सबकी प्रोडक्शन का तरीकाकार एक ही है। ये सारी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिवाय गैमा रेज के बाकी सारी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स में इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में, हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, जिसको डी एक्साइटेशन कहते हैं, तो जितनी उसने ज्यादा एनर्जी पोजेस की होती है वही एनर्जी रेडिएशन की शक्ल में एमिट कर देता है, और वही रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। अब इन रेडिएशन की एनर्जी वगैरह डिपेंड करती है इन लेवल्स के दरमियान, जिनके दरमियान ट्रांजिशन हो रही है। अगर ये लेवल्स एक दूसरे के नजदीक हैं, नजदीकी लेवल में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, तो लो एनर्जी वाली रेडिएशन एमिट होगी। और अगर इन दोनों लेवल्स के दरमियान गैप ज्यादा है, ज्यादा गैप वाले लेवल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग की है, तो अब जो रेडिएशन एमिट होगी वो हाई एनर्जी वाली रेडिएशन एमिट होगी। तो इस तरह इनमें सिवाय गैमा रेज के बाकी सारी रेडिएशन इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से एमिट होती है। गैमा रेज वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से एमिट नहीं होती, वो न्यूक्लियस की ट्रांजिशन से एमिट होती हैं कि न्यूक्लियस किसी तरह का से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में या हायर एनर्जी लेवल में, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, डी एक्साइट होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशंस। तो इस तरह ये इन रेडिएशन की प्रोडक्शन और इनकी एनर्जी की डिवीजन हो गई। अब थ्योरेटिकली कि ये जो हम रेडिएशन है कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले हम फैराडे की मदद से बात करते हैं, जो हमने 15 चैप्टर में पढ़ा था, फैराडे लॉ। और वो है बाय फैराडेज लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, उसकी मदद से अगर इक्वेशन लिखे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जब भी जहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा।
मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने का मतलब है कोई भी क्वांटिटी चेंज हो जाए, फ्लक्स इक्वल होता है BA cos थीटा के। कोई एक क्वांटिटी भी चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। फिर बात हम सपोज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो डेल्टा BA cos थीटा ओवर डेल्टा T। तो इस तरह फैराडे के मुताबिक जब भी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। EMF का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर और एक पॉइंट लो पोटेंशियल पर, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो गया। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस्ड EMF का नाम दिया है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जाहिर है इनके दरमियान क्या एस्टैब्लिश हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई। और कब मिली? फैराडे के मुताबिक जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आ गया, इंड्यूस्ड EMF। और उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। ये किसकी मदद से हमने बात की, ये हमने फैराडे की मदद से बात की कि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से EMF, और EMF का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई उसी रीजन में। अब इसी बात को फिर आगे बढ़ाया था मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने कहा था, और जाहिर उसने भी अपनी इक्वेशन दी थी, लेकिन हमने बुक में इक्वेशन नहीं है, सिमेट्रिकली थ्योरेटिकली सिर्फ बात आगे बढ़ा दी गई है, शॉर्ट कर दिया गया है। तो मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन की मदद से बात की थी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से उसी रीजन में क्या एस्टैब्लिश हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से देख लें कि जब भी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रीजन में। किसके मुताबिक, फैराडे के मुताबिक। और अब मैक्सवेल के मुताबिक जब भी जहां पर क्या चीज चेंज आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज आएगी, तो उसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो अब अगर हम इन दोनों बातों को इकट्ठा करें तो इकट्ठा करते हुए हमें नजर आ रहा है कि जब भी जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो इस तरह एक फील्ड की वजह से दूसरी और दूसरी की वजह से पहली और पहली की वजह से फिर दोबारा दूसरी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी दूसरे लफ्जों में इन्हीं दो के दरमियान ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी। किन दो के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी। अब इस ऑसिलेशन की वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब वही वेव की बात दोबारा से इसकी थ्योरी की बात कर लें। देखिए वेव क्या है, वेव जस्ट पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम में जब भी कोई पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हो रही होगी उस पीरियोडिक डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। वो डिस्टर्बेंस जब वेव उसी जगह तक नहीं रहती बल्कि आगे प्रोपेगेट करती है, आगे मूव करती चली जाती है, एनर्जी ट्रांसफर करती चली जाती है। जिसकी एक सादा से एग्जांपल लेते हुए कि अगर ये है एक ट्यूनिंग फोक जिसकी ये दो प्रॉन्ग्स कहलाती हैं और ये स्टेम कहलाता है। अब अगर हम यहां पर इसके प्रॉन्ग के किसी एक को, इससे कोई एक प्रॉन्ग को पैड पर मार के रिलीज करें तो वो ऑसिलेशन शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देगा। जब ये प्रॉन्ग राइट पर आ रहा होगा तो राइट पे आने की वजह से इसके इर्द गिर्द जो एयर है उन एयर लेयर्स को कंप्रेस कर देगा
और जब यही लेफ्ट में जा रहा होगा तो अब एयर रेस क्या हो जाएंगी, अब ये एक्सपेंड हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में ये एयर, ये जो अब मीडियम है, इस एयर इस मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गई और वो डिस्टरबेंस उधर नहीं रहेगी बल्कि आगे प्रोपेगेट करती चली जाएगी, जिसको हमने साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम दिया था। एक और एग्जांपल भी इसी तरह कि अगर मैं इस रॉड को बार बार ऊपर नीचे मूव कराने का मतलब इसको ऑसिलेट करा रहा हूं, तो इस ऑसिलेशन की वजह से पानी में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गई, तो वो जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई है वो भी उसी तरह वेव कहलाएगी। और ये डिस्टरबेंस क्या उधर ही रहेगी या आगे प्रोपेगेट करेगी, आगे प्रोपेगेट करती चली जाएगी। तो वेव हमेशा प्रोड्यूस होती है डिस्टरबेंस की वजह से। और इसी बात को अब हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं कि डिस्टरबेंस का मतलब होता है एनर्जी की कन्वर्जन, एनर्जी की चेंजिंग। देखो अब अगर ये जब हमने इसको रबर पैड पे मारा तो ये बेंड होकर नई पोजीशन पे चला गया और हमारे बल की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जब ये वापस मीन पे जाएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और फिर काइनेटिक एनर्जी जब दोबारा एक्सट्रीम पे जाएगा तो दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी कन्वर्जन एक्चुअली हो रही होती है, ये मैकेनिकल एनर्जीज कहलाती हैं। और इन एनर्जी कन्वर्जन की वजह से ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब यहां पर दोबारा आ जाए, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की कन्वर्जन शुरू हो गई, इन दोनों के दरमियान ऑसिलेशन शुरू हो गई और इस ऑसिलेशन की वजह से भी इसके इर्द गिर्द वाले मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी। उस डिस्टरबेंस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होंगी, जब दोनों फील्ड चेंजिंग हो। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह इन दोनों फील्ड में ऑसिलेशन शुरू हो गए, टू एंड फ्रो मोशन शुरू हो गया। इसकी वजह से मीडियम में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी इर्द गिर्द वाले रीजन में, उस डिस्टरबेंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे और वो भी उसी तरह आगे प्रोपेगेट करेगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन के लिए ये शर्त हो गई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनकी डायरेक्शन की बात कर लें। अब वो डायरेक्शन की बात करते हुए देखो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। छोटे से एग्जांपल से इसको देख लें। अगर फॉर एग्जांपल इस तार में करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, एक हाई और दूसरा लो, उनके दरमियान करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह करंट की डायरेक्शन वर्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। अब 14 चैप्टर के पहले आर्टिकल में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी जिस तार में करंट फ्लो कर रहा हो उस करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो रही है ये हॉरिजॉन्टल लूप है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लूप। करंट क्या था? वर्टिकल। तो करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। तो इस तरह आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब इन दोनों की ऑसिलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी क्या उधर ही रहेंगी या आगे प्रोपेगेट करेंगी? जाहिर है आगे प्रोपेगेट करेंगी,
किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द वाई एक्सिस, तो फिर इन दोनों के ऑसिलेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई हैं वो प्रोपेगेट करेंगी अलोंग द जी एक्सिस। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई। कौन सी तीनों चीजें? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जब तीन चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। और ये बात बुक में एक ग्राफ के शक्ल में इंडिकेट की है कि इस तरह ये ग्राफ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है अलोंग द वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है अलोंग द जी एक्सिस, तो वेव प्रोपेगेट करेगी अलोंग द एक्स एक्सिस और तीनों एक दूसरे के इस तरह परपेंडिकुलर हमें मिलेगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन और इनकी बेसिक नेचर। तो इनकी प्रोडक्शन के लिए आपने याद रखना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होगी? जब चेंजिंग फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। इसी बात को फिर हम ये कुछ ऑब्जेक्टिव में अब डेवलप कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव इस तरह कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा, पहला केस, अगर कोई चार्ज Q एट रेस्ट होगा तो इस रेस्ट के होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर होगी और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके इर्द वो कांस्टेंट रहेगी, विद द पैसेज ऑफ द टाइम चेंज नहीं होगी। जब चार्ज रेस्ट पर है तो करंट जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो और साथ ही साथ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी जब चार्ज रेस्ट पर होगा। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को मूव करने का मतलब यह हुआ कि स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है और स्टेडी करंट की बेस्ट एग्जांपल है डीसी करंट। अब जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी और वो कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी और वो भी कांस्टेंट होगी। जब ये दोनों फील्ड कांस्टेंट है, ऑसिलेट नहीं कर रही, तो कोई हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं मिलेगी। यह दूसरा केस। तीसरे नंबर पर ये ऑब्जेक्टिव है जिनमें से कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है। अब तीसरी बात कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेटिंग चार्ज है, पहले दो केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर कोई चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज है, तो इसकी पहले तो एक्सेलरेटिंग चार्ज की बेस्ट, जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो करंट तो मिलेगा, लेकिन वो करंट क्या होगा? नॉन स्टेडी करंट होगा। और उस नॉन स्टेडी करंट की और भी बहुत सारी हैं, बेस्ट एग्जांपल एसी। जब वेरिएबल वेलोसिटी है, एक्सेलरेटिंग चार्ज है, तो वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि क्या होगी? चेंजिंग होगी। और जब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और वो भी चेंजिंग मिलेगी। तो जब दोनों फील्ड चेंज हो रही है तो फिर हमें मिल जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल वेलोसिटी से मूविंग चार्ज
यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज और जिसकी बेस्ट एग्जांपल एसी अल्टरनेटिंग करंट होगा, तो फिर हमें मैक्सिमम फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल जाएंगी। ये था आज का लेक्चर, थ्योरी खत्म हो गई, बाकी फिर इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। अल्लाह हाफिज।